तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स। देखो न्यूमेरिकल्स जो है ना इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, इसमें कई सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। पर फॉर्मूले को ऐसे मतलब इतना कंफ्यूज नहीं होना कि इतने सारे फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल्स किस तरीके के आएंगे, सारे डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल आएंगे और किस तरीके से फॉर्मूले अच्छे से याद भी रखे जाएं। एक फॉर्मूले को अच्छे से याद करोगे तो आगे दो में काम आएगा। इसी तरीके के हैं ये, जैसे कि मान लो ये जैसे करंट का फॉर्मूला है, करंट और चार्ज का फॉर्मूला आपस में सेम है, वो देखेंगे कि कहाँ पे कन्वर्ट होते हैं आपस में। एक एक करके क्वेश्चंस भी समझेंगे, पर पहले थोड़ा फॉर्मूले को रिवाइज कर लेते हैं और साथ साथ इनकी एसआई यूनिट जो हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। देखो चार्ज की बात करें, अगर हमें कहीं पे भी चार्ज निकालना है तो चार्ज क्यू से डिनोट किया जाता है। और साथ में चार्ज निकालने के टाइम पे दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या तो हमें बोला जाएगा कि करंट और टाइम, यानी कि देखो इतना करंट जा रहा है इतने टाइम में, तो करंट चार्ज क्या होता है, करंट बाय टाइम, यानी कि इतने समय में कितना करंट जा रहा है, ठीक है। दूसरा देखेंगे हम लोग क्या कि एक तो ये चार्ज है और यहाँ पे क्या है हमारे पास एन ई। इसका मतलब क्या है, देखो चार्ज और अगर एन ई है ना यहाँ पे, इसका मतलब है ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये है इलेक्ट्रॉन की पावर, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी चार्ज काउंट किया जा सकता है। इसी टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस में वी है, वी तो बहुत ही फेमस है, ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर। अगर मान लो करंट और रेजिस्टेंस दे रखा है तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। जैसे वी अगर इस फॉर्म में दे रखा है, वर्क अपॉन चार्ज, एक हमने पोटेंशियल डिफरेंस का मेन हमने यही पढ़ा था ना कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज होता है, ठीक है। डब्ल्यू बाई क्यू उस फॉर्म में दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वरना देखो कंडीशंस के ऊपर है सारे। जैसे रेजिस्टेंस हमें कैसे निकालना है, रेजिस्टेंस पे हमें क्वेश्चन दे दिया सीधा सिंपल रेजिस्टेंस निकालना है तो ऐसे निकाल देंगे। अगर हमारे पास वो वाले डायग्राम वाले देंगे तो वो भी हम आगे देखेंगे, तो इन दोनों के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस। इसी बात से देखो जैसे यहाँ पे ये है पावर, पावर के इतने सारे फॉर्मूले हैं, हीट के दो हैं। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या है और कौन सा फॉर्मूला में अप्लाई करें। कुल मिला के याद तुम्हें ये सब करने हैं, ठीक है। और याद हो जाएंगे, रिपीट करते करते आराम से याद भी हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले न्यूमेरिकल पे आते हैं। सबसे पहले बोला है कि कैलकुलेट चार्ज, चार्ज बताना है, जबकि करंट हमें दे रखा है 5 एम्पियर इन 4 सेकेंड। अच्छा सेकेंड्स के अलावा मिनट में हो या आर में हो, हम सबको सेकंड में ही कन्वर्ट करेंगे और लास्ट में तब मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसको सोल्व करते हैं। कंडीशंस देखो और देखो कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखो चार्ज निकालना है, चार्ज में करंट दे रखा है और साथ में टाइम दे रखा है आई और टी। देखो यहाँ पे है हमारे पास आई और टी वाला फॉर्मूला, चार्ज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई टी इक्वल टू, बड़ा ही सिंपल हो गया। देखो 5 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 20। चार्ज के पीछे हम क्या लगाते हैं, कूलम। ये हो गया इसका आंसर। बस इसी तरीके से सोल्व करना है क्वेश्चंस को, इजीली हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमने क्या लिखा, आई हमें दे रखा है, करंट कितना है 5 एम्पियर 5, ठीक है। और टी टाइम दे रखा है, यहाँ पे टाइम ये भी नहीं लिखा कि टाइम इज, पर 4 सेकंड लिखा तो वो सेकंड हमारे पास टाइम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे तब भी दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर डिवाइड में होता तो मैं इनको डिवाइड कर देता, ठीक है। तो दोनों मल्टीप्लाई में से 20 लिख दिया। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से सारे न्यूमेरिकल होंगे, बस तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कब कौन सा फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला है, कैलकुलेट करंट, करंट आई निकालना है, ये दिमाग में रखो, ठीक है। अच्छा सोल्व कैसे करना है, यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के सोल्व कर दे रहा हूँ, तुम्हें वहाँ पे अच्छे से लिख देना कि ये गिवन है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है वोल्टेज इन सर्किट, तो ऊपर इस आई से भी ऊपर लिखना वोल्टेज इक्वल टू 10 रेजिस्टेंस इक्वल टू 5, उसके बाद सोल्व करना है, ठीक है। तो आई हमें निकालना है और क्या क्या, एक वोल्टेज दे रखा है, एक रेजिस्टेंस दे रखा है। अच्छा वी इक्वल टू आई आर हमने पढ़ा है, ये सब यहीं लिखा हुआ है, फिर भी मैं एक बार लिख रहा हूँ तुम्हें। तो इससे आई निकालना, तो इस आई को यहीं रखो, आर को नीचे भेज दो, आई यहीं रह गया, आर नीचे आ गया। इस तरीके से आई का फॉर्मूला तैयार हो गया। यहाँ पे हमारे पास ये है आई का वी बाय आर, ये देखो ये लिखा, ठीक है। तो बस इसको सोल्व कर दो, हमारे पास क्या है वी बाय आर, ठीक है। अच्छा ये कितना है वोल्ट, हमारे पास 10 वोल्ट है और रेजिस्टेंस कितना है 5, ये 1 और 2 पे चला गया, यानी कि करंट कितना है 2 एम्पियर। करंट के लिए एम्पियर लगाते हैं, ये हमने यहाँ पे इसकी एसआई यूनिट बता रखी है, ठीक है। एसआई यूनिट ही लगाते हैं पीछे, ठीक है। बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। तीसरा देखो कैलकुलेट हीट एनर्जी। अब हीट के भी हमारे पास फॉर्मूला है, आई स्क्वायर आर टी है या फिर वी आई टी वाला है, ये वाले हैं। इसके अलावा भी फॉर्मूले बनते हैं, बस इन्हीं को ओपन करते जाओ, फॉर्मूले बनते ही जाते हैं कई सारे, पर मेन ये देखो दो। अब देखो इसमें कौन सा लगेगा वो देखना पड़ेगा। इसमें क्या बोला, कैलकुलेट हीट एनर्जी, हीट एनर्जी निकालनी है, पता है कि एच का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। फ्रॉम अपर क्वेश्चन, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसके हिसाब से बताने हैं, इस हिसाब से बता दो कि हीट एनर्जी निकालनी है। 4 मिनट दे रखा है, टाइम टाइम दे रखा है, देखो टाइम तो इसमें भी है, इस वाले फॉर्मूले में टाइम तो इसमें भी है, ठीक है। अब ऊपर वाले क्वेश्चन से हमें क्या क्या गिवन था, एक हमारे पास वोल्टेज था V और एक रेजिस्टेंस था, और I भी निकाल दिया हमने, यानी कि V I R तीनों पता है। या इससे कर दो, इससे कर दो, इन दोनों देखो वी आई है वी आई दोनों पता है, इससे कर दो, इसमें आई आर है दोनों पता है, किसी से भी कर दो आंसर सेम आएगा। तो मैं इसमें कौन सा अप्लाई करूँ, मैं करूँ चलो आई स्क्वायर आर टी वाला कर देते हैं, ये वाला, ठीक है। अब देखो इसमें आई कितना है, करंट कितना आया था हमारे पास 2 एम्पियर, तो 2 का करना है स्क्वायर। आर कितना है, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ था हमें 5 मल्टीप्लाई। अच्छा टाइम को ध्यान से देखना पड़ेगा, टाइम दे रखा है 4 मिनट, अगर मिनट है तो मिनट को करना पड़ेगा हमें किस में कन्वर्ट, पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा 1 मिनट में 60, तो 4 मिनट में कितने 240, यहाँ पे आ जाएगा 240। बस सिंपल मैथ है,
सिंपल मैथ अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ पे 240, ये दोनों मिलके हो गए कितना 20 और यहाँ पे 240। अब इसको कर दो 24 2 सा 48, तो यहाँ पे आ जाएगा 4800। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया 4800, पर ऐसा यूनिट कौन सी लगेगी? अब हीट क्या है? एनर्जी है। हीट हो गया, वर्क हो गया, पावर का तो वोट है। हीट और वर्क दोनों एनर्जी है, तो दोनों की जूल ही लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाए इतना जूल, यानी कि इतनी हीट प्रोड्यूस होगी अगर हमारे पास 4 मिनट तक देखो क्वेश्चन समझो, 4 मिनट तक जिसको हमने इसमें अप्लाई किया था, ये 4 मिनट तक अगर ये 2 करंट है, ठीक है, 2 एम्पियर का करंट जिसका इतना रेजिस्टेंस है, वो 4 मिनट तक चलता रहे तो वो इतनी हीट प्रोड्यूस कर देगा। बस यही है, तुम्हें सारे फॉर्मूले कैलकुलेटेड होने चाहिए कि देखो एच का क्या है स्क्वायर आर टी या फिर वी आई टी। ऐसे ही ये वाले बड़े ध्यान से याद रखना, वी इक्वल टू आई आर, ठीक है। इससे तुम्हारे पास 3 बन जाएंगे, आर का भी निकल जाएगा, आर को ऐसे ही निकाल देना, आर को इधर छोड़ देना, इसके वी बाई आई यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने आर इक्वल टू वी बाई। और ये देखो रेजिस्टेंस सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3, रेजिस्टेंस पैरेलल 1 बाय आर पी है ना, तो यानी कि 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। बड़ा ही सिंपल होगा। आगे और न्यूमेरिकल देखते हैं, इसके थोड़ा न्यूमेरिकल इतने अच्छे से करेंगे ना ताकि तुम्हें सारे क्लियरिटी आ ही जाए, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं इसके अगले क्वेश्चंस। देखो अगले क्वेश्चंस में क्या बोला हमें, एक टॉर्च दे रखी है जिसमें वोल्ट बता रखा है 5 वोल्ट है और एम्पियर भी बता रखा है, यानी कि करंट भी है, ठीक है। वोल्ट और करंट दे रखा है, पावर निकालनी है, एक में रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब दोनों इसी से निकालने हैं। एक है कि मतलब बैटरी में दे रखा है कि इतने वोल्ट है और साथ में एक एम्पियर यानी करंट भी हमें दे रखा है, ठीक है। तो वो दो चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है इसमें। इसमें दो चीज़, इसमें रेजिस्टेंस और इसमें एक बात बतानी है कि अगर जो एक नॉर्मल एक तार है उसमें से करंट आ रहा है, अगर उसकी लेंथ को डबल कर दिया जाए तो करंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, करंट कम होगा ज़्यादा होगा, कितना कम होगा, उसके हिसाब से बताना है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, एक तो पावर निकालनी है, एक रेजिस्टेंस निकालना है, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतने में हो जाएगा। इतना हिस्सा पावर निकल जाएगा, इतने में रेजिस्टेंस निकल जाएगा। अब देखो पावर निकालनी है, पावर का फॉर्मूला किसके रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा कि जिसमें हमारे पास क्या है, एक हमारे पास आ जाए वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस V आ जाए, और दूसरा आई। V और I देखो पावर के फॉर्मूले याद होंगे तो VI, सिंपल सा फॉर्मूला, VI यहीं पे ही मिल गया, बड़ा ईजी हो गया, ठीक है। तो V मल्टीप्लाई I। अब देखो V कितना दे रखा है हमें 5 वोल्ट। अब ये क्या है, यहाँ पे ना MA लिखा हुआ है, MA का मतलब है मिली एम्पियर। देखो स्मॉल m है, स्मॉल m का मतलब मिली एम्पियर, और यहाँ पे MA कैपिटल वाला है तो क्या है मेगा एम्पियर, यानी कि एक नेगेटिव में 3 पीछे, एक पॉजिटिव में 3 पीछे। देखो मिली एम्पियर मैं तुम्हें कहाँ पे बताऊँ, यहीं पे बता देता हूँ। देखो जैसे कि मान लो हमारे पास एक करंट है 1 एम्पियर, तो एक जो मेगा एम्पियर होता है ना, मेगा एम्पियर यानी कि वो होता है 1000 एम्पियर। और जो मिली एम्पियर होता है ना, स्मॉल m और एम्पियर, उसमें होता है -1000 एम्पियर, यानी कि माइनस में चली गई बात पीछे की साइड, यानी कि कम, एक एम्पियर से भी कम। तो इसमें वही है, 1 एम्पियर से कम है लेकिन -500 दे रखा है एक तरीके से। तो हमें क्या करना है, इसको 1000 से डिवाइड कर देना है इसको, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, एम्पियर में करना है। मिली मेगा को छोड़ देंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा है तो इसको हम एक तरीके से डेसिमल में लिखेंगे ताकि इसको कम से कम 1 एम्पियर बनाया जाए उसके बराबर। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से डेसिमल लग जाए, यानी कि 0.5 आ जाएगा। यहाँ पे 0.5 आ गया एम्पियर, क्योंकि बहुत छोटा था ना इसलिए 0.5 आया हमारे पास, ठीक है। अब क्या करते हैं, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2.5 पावर है, पावर में क्या लगाते हैं वॉट। पहले का आंसर आ गया कि अगर वो बल्ब इतने रेट से और इतने करंट से जल रहा है, मतलब इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, इतना करंट है, तो उसकी उसमें कितनी पावर है, इतनी 2.5 वोल्ट। इसी से ही हम इसकी हीट भी निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। देखो VIT दे रखा है। अब अगर बोल दे कि कितनी हीट वो जनरेट करेगा, साथ में टाइम देना पड़ेगा। हाँ कितना समय भी तो चाहिए, 1 सेकंड में थोड़ी हीट जनरेट हो जाएगी, होगी ऑब्वियस सी बात है 1 सेकंड में भी होगी, पर टाइम देंगे कि 1 घंटे चल रहा है, 3 घंटे चल रहा है, 1 महीना चल रहा है, तो उस हिसाब से फिर इसको भी सोल्व कर सकते हैं। अब मान लेते हैं इसी की बात करते हैं। अच्छा वर्क वाले भी एक आध देख लेंगे न्यूमेरिकल। इसकी बात करें रेजिस्टेंस निकालना है, क्या क्या गिवन है रेजिस्टेंस में, हमें गिवन है एक तो वोल्ट और एक एम्पियर। अब देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखें तो बड़ा सिंपल ही है, मतलब वोल्ट भी दे रखा है, करंट भी दे रखा है, करंट ये रहा, वोल्ट ये रहा, सीधा क्या है V/I। तुम्हें बस फॉर्मूला याद होना चाहिए कि V/I कहाँ से आया, ये V इक्वल टू IR से निकाल दो। क्या निकालना था हमें, क्या चाहिए था, वोल्ट। V इक्वल टू IR है, इसमें से रेजिस्टेंस निकालना है इस बार। तो रेजिस्टेंस को यहीं छोड़ो, इसको नीचे भेज दो, V/I, तो वही करना है इस बार हम। तो जो ये होगा V/I बन जाएगा, यानी कि V कितना है 5 डिवाइडेड बाय, और ये कितना है, ये है हमारे पास 0.5 करंट। इसको इससे करेंगे तो ये 1 और 10 पे जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस आ गया 10 ओम। ओम लगा देंगे, जो जिसकी यूनिट है ना वो बस पीछे लगाना, वही ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है। और क्वेश्चन बड़े सिंपली हो जाएंगे, ठीक है। इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब देखो इसमें क्या बोला है हमें,
इसमें बोला है कि व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी, मतलब 12 वोल्ट की एक बैटरी है, ठीक है, वो कनेक्टेड है अक्रॉस अननोन रेजिस्टर, रेजिस्टर का पता नहीं है, ठीक है, अननोन है, मतलब पता तो है लगा हुआ है पर अननोन है कि कितना उसमें रेजिस्टेंस है वो नहीं बता रखा। रेजिस्टेंस ही निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, बड़ा इजी है। तो करंट दे रखा है 2.5 मेगा एम्पियर, ये मेगा और मिनी के लिए करा था मैं। जब स्मॉल एम आएगा तो मिनी क्या करोगे तुम, जब स्मॉल आएगा वो मिनी है यानी छोटा है, तो 1000 से डिवाइड करोगे ताकि वो ऊपर तक पहुंचे, चाहे डेसिमल में आ जाए। और जब ऐसा होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये मेगा ना रहे, मतलब किलो में रहे, ग्राम में ही चाहिए हमें, ठीक है। तो बस वैसे हिसाब से करेंगे। तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं, क्या निकालना है हमें, आर निकालना है। क्या क्या दे रखा है, एक दे रखा है हमें वोल्ट दे रखा है और करंट दे रखा है। तो वोल्ट और करंट ये तो यही हो गया दोबारा से, तो ये हो गया V/I। अब वोल्ट कितना है 12 और ये कितना है करंट, करंट दे रखा है हमें कितना, I डिवाइड में ही है ना, ठीक है। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, मेगा वोल्ट है ना, पर इसको हमें एम्पियर, मेगा एम्पियर है तो इसको हमें एम्पियर में करना पड़ेगा। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 मल्टीप्लाई 1000, इससे क्या होगा, ये डेसिमल हटेगा एक, यहाँ पे लगाता हूँ मैं जीरो कई सारे, ये हटेगा 1 2 और 3 यानी 2500 आ जाएगा हमारे पास। तो इतना एम्पियर बनेगा ये मेगा एम्पियर का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे नीचे हम 2500, ठीक है। अब इससे इसको चाहे डिवाइड कर लो, ये इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये बनेगा, पहले तो ये जाएगा 2 से, तो 2 नहीं 6 अपॉन 1250। अब फिर से चला जाएगा ये जाएगा 3 और ये 2 से ही काट रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। और ये जाएगा 625 और इसी के साथ साथ यहाँ पे ये बन गया ना, ठीक है। और अब ये 3 के टेबल में जा रहा है 8 8 5 30, नहीं इतना ही आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 65 और इसमें कितना लग जाएगा हमारे पास, रेजिस्टेंस निकाले ना तो ओम लग जाएगा, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। इस वाले में क्या बोला हमें, लेंथ निकालनी है, ठीक है। लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल देन द करंट इज। अच्छा लेंथ ऑफ वायर किसी की डबल हो जाए तो करंट में क्या फर्क पड़ेगा, जैसे कि एक वायर है इसमें इतना करंट है, इसी को डबल कर दिया है तो करंट कितना होगा। देखो अब इसको हम कह तो सकते हैं कि अगर वायर डबल होगी तो करंट हाफ होगा, पर कैसे होगा इससे समझते हैं। देखो इसमें लेंथ ऑफ वायर का एल का जिक्र सिर्फ इसी में ही, बाकी फॉर्मूले में कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो इससे समझो कि अगर नॉर्मली हम मान लेते हैं कि जो लेंथ ऑफ वायर है वो डबल हो जाए, यानी कि ये एल को मैं डबल कर दूं, यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस हमारा रो एल बाय ए है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। अब अगर ये डबल हो जाए एल प्लस एल 2L हो जाए, अब मान लो ये तो हमारे पास रेजिस्टिविटी का सिंबल है जो हमारा कांस्टेंट है, इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। कांस्टेंट हमारा जनरली 1 ही रहता है, तो ये 1 है मान लो, ठीक है। ये 1 है और ये अगर मान लेते हैं 5 है हमारे पास, ठीक है। अब ये 5 है तो चलो 5 तो डिवाइड नहीं होगा 1 से, ये 10 कर देते हैं, ये 10 है और यहाँ पे नीचे है एरिया दे रखा है 2, ठीक है। अब ध्यान से समझना मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे अगर ये 10 है और नीचे एरिया दे रखा है 2, तो कट के कितना आएगा, ऊपर 5 आ जाएगा। लेकिन अब इसको कर दूं मैं डबल, अब इसको मैं कर रहा हूँ डबल, यहाँ से डबल, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 से जब फिर से 2 से 20 को काटेंगे तो जो पहले 5 आया था इस बार 10 आएगा, यानी कि इसका 2 गुना आएगा। यानी कि जब ये बढ़ा तो रेजिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा आया, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे इनको काट पीट के 5 आ रहा है तो रेजिस्टेंस जब वहाँ पे 10 था तो 5 आया, अब यहाँ पे 20 रखा तो 10 आया, यानी कि रेजिस्टेंस डबल हो गया। जब लेंथ डबल हुई तो रेजिस्टेंस भी हमारा सीधा सीधा डबल हो गया। अब हमने क्या पढ़ा है कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को रोकने वाला, मतलब जो करंट है हमारा उसको रोकने की चीज़ बढ़ेगी तो करंट कम होता है, रेजिस्टिविटी जब हाई होती है तो करंट कम होता है हमेशा, ठीक है। तो अगर ये डबल हो जाएगा तो वो डबल कम हो जाएगा, यानी कि करंट क्या हो जाएगा, करंट बिकम्स हाफ, करंट बिकम्स हाफ, समझ रहे हो। अगर रेजिस्टिविटी डबल तो करंट उसका बिल्कुल उल्टा, हाफ हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन 3 लिखे हैं मैंने, तीनों में रेजिस्टेंस के बारे में और थोड़ा रेजिस्टिविटी के बारे में बताना है। मैंने कहा था जिसमें हम ये वाले फॉर्मूले यूज़ करेंगे, आर रेजिस्टेंस इन सीरीज या फिर रेजिस्टेंस इन पैरेलल, वो वाले देखते हैं जरा इनमें कि किस तरीके से होंगे। देखो सबसे पहले सोल्यूशन क्या है इसमें, सबसे पहले देखना है हमें कि हमें बताना है कि शो हाउ वुड यू ज्वाइन 9 ओम रेजिस्टर्स है, 9 ओम के रेजिस्टर्स है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये 2 ओम ऐसे रेजिस्टर्स है 3 है 9 ओम के। हमें क्या करना है, इनको इस तरीके से सेटअप करना है कि इनका ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है लास्ट में आ जाए 6, ठीक है। लास्ट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाए 6। अब वो देखो इसका मतलब क्या होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि जब हम किसी भी को सोल्व कर देते हैं लास्ट में कंबाइन करने का, जब एक लास्ट नंबर आता है हमारे पास सोल्व करने का, उसमें अगर हम करके देखें तब हमारे पास 6 आ जाए। अब देखो इस तरीके से दोनों तरीके से चेक करेंगे कि किस तरीके से आएगा। अगर मान लो कि जो तीनों 9 के हमें 6 चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कि जो तीनों 9 के इनको मैंने क्या किया, तीनों को मैंने सीरीज में लगा दिया।
अब यहाँ पे मैंने इनको कैसे लगाया सीरीज में, ये हमारे पास 9 है, ये भी हमारे पास 9 है और ये भी, तीनों 9 ओम हमारे पास, तीनों रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे लगा दी। अब जरा इसका एक बार सोल्व करते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सीरीज के हिसाब से क्या है, R1 + R2 + R3। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 27। ध्यान से समझो, सीधा प्लस कर रहे हैं, सिंपल, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं कि 9 + 9 + 9 = 27। ये तो गलत हो गया, यानी कि ये तो नहीं, यानी कि हम सीरीज में तो इसको नहीं ला सकते। अब देखते हैं कि इसको अगर सीरीज की जगह हम पैरेलल में लगाए तो क्या काम बनेगा। अगर देखो मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, इन तीनों रेजिस्टर्स को, जैसे कि एक रेजिस्टर हो गया, ये हमारे पास दूसरा रजिस्टर हो गया और एक हमारे पास तीसरा रजिस्टर हो गया, तो तीनों रजिस्टर्स को मैंने लगा दिया 9 9 और 9। इन तीनों को देखते हैं कि हमने इनको पैरेलल लगाया तब क्या ये हमारे पास बनेंगे। अब देखते हैं पैरेलल वाले के फॉर्मूले से, हमें लास्ट में 6 चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस हमें 6 चाहिए। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, 1/RP 1/9 + 1/9 और +1/9। इससे सोल्व करते हैं, 9 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सेम 1 + 1 + 1 यानी कि 3/9 यानी 1/3 आ गया, 1/3। लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 6, यानी कि तीनों को सीरीज में लगाने से भी काम नहीं है और तीनों को पैरेलल लगाने से भी काम नहीं है। हमें थोड़ा सा इसमें इमेजिनेशन लगानी पड़ेगी कि किस तरीके से सही में सॉल्व होगा। देखते हैं अब इसको कि किस तरीके से सेटअप करते हैं। अगर मान लो हम कैसा करते हैं कि एक आध को सीरीज में लगा दें, या दो को आपस में सीरीज में लगा दें, एक को पैरेलल लगा दें, हमें बस एक लास्ट कंक्लूजन निकालना। अब हम रखेंगे दो रेजिस्टर्स को सीरीज में रख देंगे, एक को पैरेलल में रख देंगे उसी के। देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, दो रेजिस्टर्स को सीरीज में रख दिया, ठीक है, और इसके साथ एक नीचे इसको पैरेलल में रखा है, जबकि हमें पता है सबकी वैल्यू 9 है, 9 ओम अगर सबकी वैल्यू है। अब देखते हैं इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा। ये हमारे पास 9 ओम, ये भी हमारे पास 9 ओम हो गया और ये थर्ड भी 9 ओम है, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये 6 आएगा, मतलब हमें कुल मिला के ही देखना होता है कि कॉम्बिनेशन में इसका 6 ओम आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ से मिट गया था, ठीक है। अब इस पे देखते हैं जरा कि 6 ओम आएगा कि नहीं आएगा। दो रेजिस्टेंस है वो भी सीरीज में, तो फिर RS का फॉर्मूला क्या है, R1 + R2, सिंपल, ये हमने यहाँ पे देखा है। तो इनको प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, यहीं पे कर देते हैं, 9 + 9, ये तो हो गया 18 ओम। इसका तो रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया। इस वाली लाइन में कितना रेजिस्टेंस चल रहा है, 18 ओम का। अब इसके साथ इसको भी देख लेते हैं। अब देखो ये रेजिस्टेंस इन सीरीज है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, अच्छा वो 1/, होता है, ठीक है। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, 1/RP = अब ये 18 है, ये 9 है, यानी कि 1/18 + 1/9। अब इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 18 और 9 का 18 आ जाएगा। 18 को 18 से करेंगे 1 पे, 1 1 1, इसको करेंगे 2 पे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 3/18 यानी कि 1/6, यानी कि 1/RP रेजिस्टेंस इन पैरेलल हमारे पास आया 6। तो RP कितना आ गया, 6। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो हमारे पास फाइनल आया पूरे का निकालने के बाद, जब सबको कैलकुलेट करके, तो हमारे पास 6 ओम आ गया। और यही बताया था कि किस तरीके से करें कि हमारे पास 6 ओम आए। तो उसका सही तरीका क्या है, दो रखेंगे हम लोग, कैसे, दो रखेंगे हम लोग सीरीज में, एक रखेंगे पैरेलल, मतलब किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कईयों में है कि सिंपल सोल्व करो, इसको हमें सोल्व करके बताना है कि कितना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इसका। इसमें था कि कैसे, किस तरीके से रखें कि 6 ओम आए टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका निकाल के देखते हैं। इसमें बस सीधा निकालने के लिए बोला है कि सोल्व करो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो सोल्व कर देते हैं। देखो अब देखो कौन कौन सीरीज में, कौन कौन पैरेलल है। इसकी बात करें तो यहाँ से करंट डिवाइड हो गया इधर और इधर, तो ये तो दोनों हो गए पैरेलल, ठीक है। ये दोनों है सीरीज में, इसमें कोई करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, एक ही तार जा रही है वहां से वहां तक, चाहे घूम के कितना भी आ जाए, ठीक है। तो इनका निकाल लेते हैं। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज वालों का निकाल लेते हैं, R1 + R2। तो ये दोनों ही 2 हैं, ये और ये दोनों 2 हैं, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 ओम हो गया यहाँ पे। इसकी बात करें रेजिस्टेंस इन पैरेलल की, तो इसमें भी कितने हैं, 1/R1 + 1/R2, और ये भी कितना दे रखा है हमें, 1/2 + 1/2, दोनों ही 2 2 है। हमें बस इसको सोल्व करना है। सही है, 1/2 आधा होता है, आधा और आधा मिलके कितना हो जाएगा, 1। अब इसका टोटल निकालना है, तो टोटल कितना, अब देखो इसको सोल्व कर दिया तो ये भी सीरीज बन गई एक, तो सारे ही सीरीज हो गया। तो 4 + 1 करना है हमें टोटल। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल रेजिस्टेंस = 1 ओम + 4 ओम = 5 ओम। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 5 ओम। बस ऐसे करके निकालना होता है इसमें, सिंपल तरीके से सोल्व। जैसे इसमें दोनों क्या थे, दोनों हमारे पास सीरीज में थे, सीरीज वाले में सीरीज का फॉर्मूला, पैरेलल थे, पैरेलल वाले में पैरेलल का फॉर्मूला, फिर बोला टोटल निकालना है, तो इसका निकालो और इसका निकालो, सबको प्लस कर दो, टोटल आ गया हमारे पास, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं इसकी बात कि देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल वाले हैं, ये मस्त वाले क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने पूछा ना कि उसको डबल कर दें तो करंट कितना होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जनरली। तो इसमें बोला कि अगर रेजिस्टिविटी, इस चीज़ की हमें रेजिस्टिविटी बतानी है, यहाँ पे बताना है कि लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है। बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, एक नंबर का, ठीक है। अब देखो यहाँ से
एक वायर है ए, एक वायर है बी। यहाँ पे बड़ा लंबा ठीक ठाक क्वेश्चन था, मैंने काट दिया। मैंने बस इतना लिखा है कि रेजिस्टिविटी बतानी, एक वायर ए है, एक वायर बी है, दोनों की लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है। लेंथ एरिया देखो यहाँ वाली बतानी, रेजिस्टिविटी रो बताना है किसका ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे हमें पता है जो R1 जो रेजिस्टेंस ऑफ ए है और रेजिस्टेंस ऑफ बी, इन दोनों में से ज़्यादा कौन है वो तो हम ऐसे ही देख के बता सकते हैं। हमें रेजिस्टिविटी पूछा लास्ट में कि किसकी रेजिस्टिविटी हाई है, रेजिस्टिविटी पे आएंगे, ये जब प्रूव कर देंगे ना हाई तब बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आर ए और आर बी, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है या इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, वो हम देख के बता सकते हैं। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, वी बाई आई, यानी कि वी ऊपर है आई नीचे है, नीचे कोई नंबर है ऊपर एक नंबर है, अगर ऊपर वाला नंबर जितना बड़ा होगा तो ये सामने वाला आंसर उतना बड़ा आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें यहीं पे करके दिखा दूँ, जैसे यहाँ पे देखो हमें एक वैल्यू निकालनी है, 10/2 कर रहे हैं तो 5 आया, लेकिन 100/2 करेंगे तो 50 आएगा ना, यानी ऊपर वाला जितना नंबर बड़ा होगा उतना यहाँ जो जिस चीज़ की वैल्यू निकाल रहे हो बड़ी होगी। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी अगर ऐसा नंबर ले रहे हैं जिसमें हमें ऊपर वाला वैल्यू अगर बड़ी हो तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा, क्योंकि देखो अब इसमें ऊपर वी है तो वोल्ट किसका ज़्यादा है, देखो ए जो है ऊपर ज़्यादा वोल्ट में जा रहा है, वोल्ट को ज़्यादा छू रहा है, ये वोल्ट वाली लाइन है ना, इसमें ए ऊपर तक गया है, और ये जो बी है ये करंट में ज़्यादा गया है। लेकिन वैल्यू ज़्यादा कब आती है, जब वोल्ट ज़्यादा हो, क्योंकि वोल्ट ऊपर है, नीचे चाहे 50 हो, ऊपर बढ़ता जा रहा है नंबर तो आंसर बड़ा ही आएगा। तो देखो वोल्ट किसका ज़्यादा है, इसका, तो वोल्ट अगर इसका ज़्यादा तो रेजिस्टिविटी इसकी ज़्यादा हो गई। अब देखो दोनों के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, रो एल बाई ए, इसका भी रो एल बाई ए। हमें एक वैल्यू कैसे निकालनी है, हमें देखो यहाँ पे ज़्यादा था इसलिए मैंने सिंबल इसी की तरफ लगाए रखा, ये हम इसकी बात करें ए वाले की और ये बी वाले के सामने, दोनों में से रेजिस्टिविटी पूछिए किसकी ज़्यादा है। अब दूसरी बात क्या बताइए हमें कि सेम लेंथ है सेम एरिया है, अगर लेंथ और एरिया सेम है, मान लो ये कुछ भी है पर ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो ये और ये आपस में कट हो गए, तो कुल मिला के क्या पता चला, रेजिस्टिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ बी। हमें यही बताना था कि किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा, फिर हमें पता चला इसको देख के कि हाँ इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है ए वाले, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा जा रही थी ऊपर तक, ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया। फिर ये दोनों सेम थे, सेम लेंथ सेम एरिया, तो ये बिल्कुल सेम होने की वजह से आपस में कट गए, ठीक है। अब देखो जब ये दोनों बराबर थे तो बचा क्या, इसके ऊपर डिपेंड हो गया, तो ये बता दिया कि हमने ए वाले की रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा है, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगी उसी सर्किट में, ठीक है। अब और क्वेश्चन जैसे देखते हैं इसका एक और न्यूमेरिकल। देखो इसमें क्या बोला है हमें कि देखो इसमें लिखा है कि 2 वायर्स हैं ए एंड बी, मतलब समझ लो कि 2 वायर है हमारे पास, नॉर्मल सी क्वेश्चन है कि 2 वायर हैं ए और बी, दोनों की लेंथ हमारे पास इक्वल दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, और रेजिस्टेंस भी इक्वल दे रखा है, और एक क्या बता रखा है जो रेजिस्टिविटी है ना, ये रेजिस्टिविटी का सिंपल है ये वाला, ए की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है बी से। हमें बताना है कि वायर कौन सी थिकर है, बेसिकली एरिया किसका ज़्यादा है ये बताना है, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है पर एक बार देखेंगे ये, इस मैंने बस मेन कीवर्ड्स लिखे, क्वेश्चन वैसे लंबे लंबे लिखे हुए आते हैं, तो मेन देखना कि क्या है, 2 वायर है, लेंथ इक्वल दे रखी है, रेजिस्टेंस इक्वल, वो सब तुम देख लेना आराम से, ठीक है। इसको सोल्व कैसे करना है, देखो सबसे पहले क्या कर रहा है, यहाँ पे हमें बोल रखा है रेजिस्टेंस इक्वल है, यानी कि आर ए इक्वल टू आर बी, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ बी वायर, ठीक है। अब रेजिस्टेंस होता है क्या, रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय ए ऑफ ए है ये, ठीक है, रो एल बाय ए, दोनों में यही है लेंथ और एरिया अपॉन इसी तरीके से हमारा फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला लिखा, देखो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे ये वाला आर का, रो एल बाय ए, तो ये रेजिस्टेंस है, इसका भी यही होगा, ऑब्वियस सी बात है इसका भी यही होगा। बस इतना ध्यान रखना है कि ये ए का है ये बी का है, वो मैं बाद में इस साथ लिख दूंगा। चलो ये रो ए और रो बी का, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से। अब देखो दूसरी बात हमें क्या बोली है कि लेंथ है दोनों की इक्वल, यानी कि इससे इसको कट कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कीवर्ड बचे, रो ए बाय ए बचा हुआ है, ठीक है, और रो बी बाय बी बचा हुआ है, नहीं रो बी बाय ए बचा हुआ है। ये एरिया किसका है, ये एरिया दूसरे वाले का, इसको मैं A1 और A2 मान लेता हूँ। ये किसका है, ये पहले का एरिया, ये दूसरे का एरिया। अब देखो हमें बेसिकली एक छोटी सी बात क्या बता थी, हमें ये बोला हुआ था कि देखो ध्यान से समझो, ये इक्वल है चीज़ें, और हमें बोला है कि ये वाली जो ए है ना, ये इसकी जो रेजिस्टिविटी है ये इससे ज़्यादा है, इतना हमें बोल रखा है, उसको अभी देखेंगे आगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये रो ए ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा A2 के साथ, ठीक है। अब आएगा रो बी, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा किसके साथ, ये A1 के साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, क्लियर। अब देखो हमें पता है रेजिस्टेंस इक्वल है, यानी कि ये सारी टर्म्स आपस में इक्वल है, आराम से समझिए कि सारी टर्म आपस में इक्वल है, तो होगा क्या यहाँ से, एल से एल मैंने काटा, पहले फॉर्मूला लिखा मैंने, ठीक है, रो ए और रो बी लिख दिया, ये सब जो था A1 A2 लिख दिया, फिर यहाँ पे एरिया 1 एरिया 2, ठीक है। एल से एल कट गया, बचा हुआ ये रहा। अब क्या किया मैंने, इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अभी भी ये इक्वल ही है, प्रोपोर्शंस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें एक बात बोलिए कि जो ए है, ए ये ज़्यादा है किससे, बी से, यानी कि ये जो कहीं ना ये बड़ा है, ध्यान से समझना बड़ा,
ठीक है। ये जो है ना कहीं ये कोई नंबर है जो बड़ा नंबर है इसके मुकाबले, चाहे ये 5 है तो ये 10 है, ठीक है। अगर ये 10 है, ये बड़ा है, रो ए मतलब जो ज़्यादा हमारे पास रेसिस्टिविटी ऑफ वायर ए ज़्यादा है बी से, तो और ये इक्वल भी है दोनों इक्वेशन, तो ए को इसके ए को कम होना पड़ेगा। एक मैं तुम्हें एक रफ एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखो हमें पता है कि ये इक्वल है, रेजिस्टेंस इक्वल दे रखे हैं, यानी कि कुल मिला के इतना समझो कि यहाँ पे अगर ये 10 है तो ये 5 है, ठीक है। लेकिन अब एक बात ध्यान से समझना हमें कि अगर मान लो कि यहाँ पे ये 40-40 है रेजिस्टेंस, ठीक है। 40 के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मेरे को 8 करना पड़ेगा और इसको मेरे को 4 करना पड़ेगा। अब इस बात को जरा ध्यान से समझो कि ये रेजिस्टेंस 40 है दोनों का, ठीक है। ये जो है रेजिस्टिविटी एक की ज़्यादा है दूसरे की कम है, तो जिसके पास रेजिस्टिविटी कम है उसका एरिया ज़्यादा होगा, जो उसके साथ लगा हुआ एरिया वो ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी तो मिलके ये भी 40 और वो भी 40, तभी तो ये रेजिस्टेंस इक्वल दे रखे हैं हमें, दोनों को इक्वल ही रखना है। अब ध्यान से समझो कि अगर ये दोनों इक्वल हैं और उसमें से ये वाला ज़्यादा है तो इसके पास ये एरिया कम होगा, तभी ये थोड़ा कम नंबर आएगा। अगर ये भी ज़्यादा ये भी ज़्यादा, ये ऊपर ही चला जाएगा, ये बराबर ही नहीं हो पाएंगे। और इसके पास अगर ये रेजिस्टिविटी कम है तो एरिया को ज़्यादा होना पड़ेगा, इसलिए ये वाला हिस्सा ज़्यादा, ये बिल्कुल रफ है, इस पर ध्यान मत दो। सो हम बोल सकते हैं जो A1 है, जो A2 है वो हमेशा कम रहेगा किससे, A1 से। A1 को ज़्यादा होना पड़ेगा क्योंकि रेजिस्टिविटी कम है, ज़्यादा कम नंबर के साथ ज़्यादा जुड़ेगा तभी वो कुछ बैलेंस कर पाएगा इसको। और ये जो बहुत बड़ा, ये अगर इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो इसके एरिया को कम होना पड़ेगा, इस नंबर को कम होना पड़ेगा ताकि बैलेंस बना रहे ये इक्वलिटी का, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, सो एरिया ऑफ वायर 1 इज ग्रेटर, ये हो गया इसका सिंपल आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, देखो जरूरी नहीं है कि ऐसे टाइप के आ जाए, इससे सिंपल भी आ सकते हैं जो जिसमें तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूले लगाने हैं। मेन तुम्हें क्या याद रखना है, ये फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है, ये सब याद रखना है। इजी क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हारा फायदा है कि चलो 2 मिनट में क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला लगा। इतने इजी भी आ जाते हैं कभी कभी, जैसे इतना ही सिंपल आ गया, इनमें से ही कोई आ गया। पिछली बार मैं देख रहा था तो कोई शायद इतना ही सिंपल आया था, V=IR जैसा, बस इतने सिंपल भी आ जाते हैं। ये सारे फॉर्मूले याद रखने तुम्हें, जैसे कि इसका पावर का है, वर्क अपॉन टाइम है। अब वर्क ही हमारी एनर्जी है, वर्क एनर्जी इक्वल होती है, तो फिर ये एनर्जी अपॉन टाइम, ये इससे ये बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा। बस फॉर्मूले ओपन करते रहते हैं, फॉर्मूले नए नए बनते रहते हैं अपने आप ही, ठीक है। तो बस तुम्हें क्या याद रखना है, मेन फॉर्मूले, ऐसे टाइप के क्वेश्चन वो मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम ऐसा डिस्कस करते हैं कि अगर तुम्हारी किस्मत बहुत बुरी है तब वो पेपर में आ जाता है कभी भी, ठीक है। लेकिन वो 1 या 2 नंबर में नहीं आएगा, फिर वो 3 या 4 नंबर में आएगा, 5 में भी आ सकता है फिजिक्स में, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करते हैं, उससे तुम्हारा रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का पूरा एक बार क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल है प्रॉपर, ठीक है। आते हैं उसके आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 में। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या बोला है कि फाइंड द करंट थ्रू आउट द सर्किट, मतलब पहले क्वेश्चन में क्या करना है, हमें पूरे में करंट निकालना है कि कितना करंट इसमें बह रहा है, ये बताना है पहले तो, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन है, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टर, ये जो अक्रॉस, इसके अक्रॉस लगा हुआ है ना, इसके नीचे 3 ओम वाला, ये सामने वाला मत देखना, सामने अक्रॉस का मतलब है इसके नीचे की तरफ लगा हुआ है, इसको, इस पे वोल्टेज कितना है ये निकालना है। अब देखो क्वेश्चन को बड़े तरीके से सोल्व करना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन है, सीधी सी बात है, मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तो ये काम तो इजी है, चलो करंट निकालना थ्रू आउट द सर्किट, क्योंकि वोल्ट हमें पता है। देखो करंट क्या है, V=IR है हमारे पास, ठीक है। तो करंट निकालना है, वोल्ट पता ही है, रेजिस्टेंस हमें सारे दे रखे हैं, इससे टोटल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस निकाल देंगे, वो हम निकाल देंगे, ठीक है। वो हो जाएगा सोल्व करने पर। जो ये है ना, इसका मतलब है कि इसके सिर्फ इस हिस्से में कितना वोल्टेज है, तो हमें सिर्फ उसके इस हिस्से का करंट निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। इस हिस्से का करंट निकालेंगे, इस हिस्से का रेजिस्टेंस तो दे ही रखा है, 3 ओम रेजिस्टेंस रखा है, तो मतलब क्वेश्चन बड़ा बन ही जाएगा कुल मिलाकर, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले देखो करंट निकालते हैं, ये वाला करंट, ठीक है। तो उसके लिए हमें सारा वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज हमें गिवन है ही, तो टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज इक्वल टू 4.5 वोल्ट, ठीक है। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए देखो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले रेजिस्टेंस अगर मैं इनको नाम दे दूँ ना, तो 1 2 3 4 5 मान लेना। तो ये जो 4 और 5 है नीचे वाले, ये वाले, ये किस तरीके से हैं, ये हैं सीरीज में दोनों, यानी कि R1 प्लस R2। इसकी बात करें तो इसमें 1 और 2 यानी कि 1 और 3 है ना, 1 और 3 यानी कि 4 ओम आ गया, कितना, इन दोनों का मेरे पास कितना आ गया, 4 ओम। अब ये दोनों पैरेलल किसके साथ है, इसके साथ, यानी ये 4 ओम और ये 6 ओम, इनका पैरेलल निकालना पड़ेगा। अब निकालते हैं इन दोनों का, आरपी रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये सीरीज था, ठीक है। तो 1/R1 प्लस 1/R2, ये दो ही है, एक ये वाला जो 4 आया और एक 6, क्योंकि यही दोनों पैरेलल में आपस में, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब देखो 1/R1 कितना है, ये 4 आया था अभी हमारा, और ऊपर वाले को मान लेते हैं हम 6, ठीक है। बस इसको सोल्व करेंगे नॉर्मली, ये आ जाएगा 24 आ गया यहाँ पे, तो ये जाएगा 6 पे 6, और ये जाएगा 4 पे 4, यानी कि 10/24, ये आपस में कट होकर कितना आ जाएगा, 5/24,
12। अब ये 1/RP का है, हमें चाहिए RP का, ठीक है, 1/RP का, ये मतलब 1 बाय रेजिस्टेंस इन पैरेलल है, ठीक है, हमें RP का चाहिए, इसको RP को ऊपर ले जाओ, यानी कि इसको भी उल्टा कर दो, तो बेसिकली हमारे पास रेजिस्टेंस इन पैरेलल आएगा 12/5, क्योंकि ये 1/में है ना, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो इनको भी चेंज करना पड़ेगा ऊपर की तरफ। तो ये रेजिस्टेंस है हमारे पास किसका, अभी देखो टोटल रेजिस्टेंस नहीं है, अभी हमारे पास कितना रेजिस्टेंस टोटल है, इस बॉक्स में कितना है, पहले तो हमने इसका निकाला, दोनों सीरीज में थे, सीधा ही प्लस कर दिया, R1 + R2 सीधा प्लस करके आ गया, ठीक है। दूसरा हमने क्या काम किया कि अब इन दोनों का निकाला था, अब इन तीनों का निकाल देते हैं मिक्स एक साथ, अब ये पैरेलल में थे तो फिर पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाया तो इसका निकाल दिया। अब हमारे पास जब ये पूरा आ गया है, ये पूरा है 12/5, ठीक है। अब इन तीनों का निकाल देते हैं एक साथ। अच्छा 12/5 ये डेसिमल में कर रखा है ना, तो इसको भी हम डेसिमल में कर सकते हैं, इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.4 ओम, ठीक है, यानी कि ये पूरा जो बीच वाला हिस्सा है 2.4 ओम है। अब ये 2.4 ओम, ये 3.6 और ये 3 एक ही लाइन में, ये एक, ये दूसरा 2.4 पूरा का पूरा और ये तीसरा, सीरीज हो गई। तो अब सीरीज वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये सारे के सारे रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएंगे एक ही बार में, इसमें ये भी होंगे और ये सब भी होंगे एक साथ, ठीक है। तो रेजिस्टेंस निकालते हैं आप सीरीज में, तो R1 + R2 + R3, R1 कितना है हमारे पास, सबसे पहला 3.6 प्लस R2, ये बीच वाला पूरा कितना निकाला हमने 2.4, ये 2.4 हमने एक एक करके किया था, देखो पहले मैंने इन दोनों को किया, फिर इन तीनों को किया, अब सबको एक साथ कर रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों करते एक बन गया, ये इन तीनों करते फिर ये पूरा एक बन गया। अब ये पूरा एक है तो 1 2 3, बस इस तरीके से। R3 कितना है 3, इनको प्लस कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास 2.4 3.6, ये आ जाएगा 9 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस तो हमारे पास आ गया एक ही बार में, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हमें करंट निकालना है, क्या निकालना है, करंट थ्रू आउट द करंट, तो करंट निकाल लो। करंट थ्रू आउट द सर्किट क्या होगा, करंट होता है हमारे पास I, तो V = IR, यानी कि I यहाँ पे देख लो कहीं पे भी, ये रहा V/R, इतना भी देखने की जरूरत नहीं है, V = IR लिखा करो हमेशा, उसमें से I को इधर छोड़ दो तो इसको नीचे भेजोगे तो V के नीचे R अपने आप आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बस ये हो गया, इसको सोल्व कर दो। वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज है हमारे पास 4.5, टोटल वोल्टेज सर्किट की इधर रखिए 4.5, नीचे डिवाइड में लिखो। रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस टोटल निकाला हमने 9, अब ये जाएगा 1 और ये 2 पे, 4.5 2 9 होता है, तो 1/2 करंट को हम लिखते हैं एम्पियर में, ठीक है। तो इतना करंट है पूरे के पूरे सर्किट में, ये हमने पहला किया है अभी सॉल्व, एक तरीके से एक हिस्सा किया है। अब दूसरा मेन क्वेश्चन क्या है कि सिर्फ इसके इस सिंगल हिस्से पे, ये कुछ भी पूछ सकते हैं पूछने वाले, कि इस हिस्से पे कितनी वोल्टेज है, इस हिस्से पे कितनी वोल्टेज है, इस हिस्से पे कितना रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस तो क्या सारे रेजिस्टेंस दे ही रखे हैं, पर जैसे कि मान लो इस हिस्से में वोल्ट पूछते। अब देखो ये वाला क्या सीन है, यहाँ पे जब ये जा रहा है, अब जब भी सीरीज में होता है तो वोल्टेज अलग अलग होती है, ठीक है, और करंट सेम होता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे सीरीज में चल रहा है, अब यहाँ पे 1/2 हमने इसका नेट निकाल दिया, कहाँ 1/2 आया हमारे पास, 1/2 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या, अगर इनकी बात करें तो यहाँ पे 1/2 रहेगा, यहाँ पे भी 1/2 रहेगा, क्योंकि सीरीज में है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें पैरेलल में, अब मान लो करंट यहाँ नीचे, अभी करंट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, इस तरफ को जा रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम रहेगा, क्योंकि करंट क्या होता है, तो मतलब तुमने उसमें पढ़ा होगा रेजिस्टेंस इन सीरीज में, अगर तुमने किसी कराया, फिर मैंने भी वीडियो में बता रखा है कि रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या होता है, करंट होता है, करंट हमारा सेम रहता है, और जो वोल्टेज होती है ना वो हमारी डिफरेंट रहती है, और बिल्कुल उल्टा होता है इसके पैरेलल में, उसमें वोल्टेज सेम रहती है। अब पैरेलल की बात करें, जब यहाँ पे करंट कितना होगा, यहाँ पे करंट ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, दो हिस्सों में टूट गया, अब पैरेलल हो गया, तो पैरेलल में क्या है, करंट सेम नहीं होगा, इसलिए हमें करंट निकालना पड़ेगा अलग से। करंट क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले करंट निकालेंगे तभी तो हमारे पास करंट होगा और रेजिस्टेंस होगा, तभी तो हमारे पास ये आएगा वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस तो दे ही रखा है इस हिस्से का 3, तो करंट निकालना पड़ेगा, करंट मिल जाएगा तो फिर दोनों को V = IR करके सिंपल वोल्टेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब उस पे क्या निकालना है कि बताना है कि इसके इस हिस्से में कितना वोल्टेज है, जिसके लिए हमें रेजिस्टेंस तो दे रखा है, करंट निकालना पड़ेगा। अब करंट देखते हैं कैसे निकलेगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला हिस्सा, कैसे समझोगे इसको, अगर सिंपल ऐसे क्वेश्चन आ जाए, वैसे बड़ी मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसे आ भी गए तब की बात है, ये क्वेश्चन तुम पे इम्पैक्ट डालेगा। मतलब कि अगर तुमने किया होगा ना तो मतलब एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं यार तुमने मुश्किल क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, बंदा समझदार है, ऐसा लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन सही में है। अगर जितना तुम मुश्किल क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना, तो सामने वाले चेक करने वाले को लगता है कि हाँ तुम्हें बात तो है कुछ, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन तो सभी अटेम्प्ट कर लेते हैं। अब देखो जैसे हमें क्या बताना है कि इसके करंट हिस्से पे कितना पोटेंशियल है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है, V निकालना है हमें, ठीक है, वोल्टेज निकालना है। अब देखो वोल्टेज यहाँ पे सेम क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से जाते जाते वो बिखर गया था, क्योंकि हमें पता है जो सीरीज की वजह से ना, सीरीज की वजह से यहीं पे वोल्टेज बिखर गया, क्योंकि करंट तो ऊपर सेम जा रहा है 1/2, इधर बार बार तो चल ही रहा था, यहाँ पे अंदर आते आते वो बिखर गया। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले दो चीज़ें निकालनी है, इसके अंदर का करंट निकालना है पहले तो। अब देखो मान लेते हैं कि ये वाला करंट हमारा I1 है जो ऊपर गया, ये जो नीचे गया इसको हम I2 मान लेते हैं,
ठीक है, 2 चीज़ें करी है मैंने, क्योंकि देखो यहाँ तक करंट सेम है, सीरीज़ में सेम है, यहाँ पे भी 1/2 है, 1/2 निकाला था अभी भी हमने यहाँ पे 4/5 और 9 से, यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, दोनों सीरीज़ में थे। लेकिन जब यहाँ पे पैरेलल हुए ना, यहाँ पे करंट टूट गया, तब मान लेते हैं कि ये वाला करंट I1 गया है और नीचे करंट गया है I2, ठीक है। अब यहाँ पे करंट का हमें पता ही है, लेकिन अब बात करें कि वोल्टेज कितनी है। पैरेलल में वोल्टेज होती है सेम, पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज हमेशा सेम होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो वोल्टेज होती है, देखो V = IR होता है, हमें पता है, दोनों का लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक है ये ऊपर वाला कर लिया मैंने V1, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं। V = IR, तो V1 को कर दिया मैंने I1 और R1, ठीक है। V2 को कर दिया I2 और R2, क्योंकि V = IR होता है, सीधी सी बात है। एक ऊपर जाने वाले का अलग से कर लेंगे, नीचे जाने वाले का अलग से कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है वोल्टेज तो इक्वल है ही। अच्छा, V1 = I1 क्या है, I1 हमें पता नहीं है, I1 को I1 मान लेते हैं। R2 क्या है, देखो R1 आएगा, I1 R1, I2 R2। तो इसकी रेजिस्टेंस दे रखा है 6 है, ऊपर तो 6 ही है भाई, सिंपल सी बात है। अच्छा, V2 क्या है, V2 है नीचे वाला रेजिस्टेंस, और यहाँ पे साथ साथ इसका करंट है, ये नीचे जा रहा है, नीचे करंट जा रहा है I2, ठीक है। और नीचे का रेजिस्टेंस कितना है, दोनों सीरीज में 4 आए थे, याद है, 4 हो गया। अब देखो क्या करेंगे, इनको सिंपली डिवाइड कर देंगे आपस में, डिवाइड करो चाहे कट करो। अब देखो इससे ये कटेगा ही कटेगा, सबको पता ही है क्यों कटेगा, क्योंकि वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम होती है पैरेलल में, जब भी पैरेलल चलता है तो वोल्टेज सेम होती है, करंट अलग होता है। तो करंट अलग अलग है, इसलिए मैं इनको नहीं काट रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि एक ना एक तो कटेगा, या पैरेलल होती है तो सीरीज में होता है, दोनों में से कोई एक तो होगी। इसमें वोल्टेज सेम थी क्योंकि ये पैरेलल था, ठीक है, सर्किट। अब ये कट गया आपस में। अब यहाँ पे इस I2/4 को मैं उधर ले जाऊंगा, या इसको भी कट कर दो, ये चला जाएगा 2 और 3 पे। अब यहाँ से हमारे पास आएगा जो I2 है वो 2I2 और 3I1 बना। ध्यान से समझो क्या बना हमारे पास, 2I2 और 3I1 बन गया यहाँ पे, क्लियर। इतना हमारे पास एक आ गया। चाहे इसका मैं I2 की वैल्यू निकाल लूँ इससे, देखो ये मैं I2 और 2 को मैं एक साइड ले गया ऊपर को, यहाँ पे 1 1 आ गए थे ना, इसकी तरफ मैं ले गया। अब यहाँ पे 2I2 और यहाँ पे I1 3। अब चाहे मैं इससे क्या करूँ, I2 की वैल्यू निकाल लूँ प्रॉपर, उसको पुट करने में ईजी रहेगा। 3I1/2 आ गया। इस I2 की वैल्यू को मैं कभी पुट करके आंसर निकाल सकता हूँ, जैसे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल करते हैं ना मैथ में, उस तरीके से। अब यहाँ पे अगर कभी मेरे को I2 की कोई वैल्यू पुट करनी होगी तो मैं उसकी जगह पे ये लगा दूंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि देखो ये वैल्यू हमें पुट कहाँ करनी पड़ेगी। इतना तो समझ में आया कि वोल्टेज यहाँ पे बराबर थी, ठीक है। अब आगे देखो, हमें पता है यहाँ पे हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। यहाँ पे है हमारे पास I2 की वैल्यू, एक ये वाली। अब इतना भी हमें पता है कि जो करंट है ना, करंट थ्रू आउट द सर्किट सेम है, यानी कि ये जो करंट है I1 और ये जो करंट है I2, ध्यान से समझना, ये करंट I1 है, ये I2 है, ये जितना भी है हमें पता है कि इसका सम कितना है, टोटल कितना है। देखो यहाँ पे करंट 1/2 जा रहा था, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जाके वो टूट गया, 1/2 हाफ हमने निकाला था ना करंट, यहाँ पे जाते ही टूट गया, टुकड़ों में हो गया, फिर आके फिर से वहीं जुड़ गया, आगे जाके 3 पे जाके फिर भी 1/2 ही रहा, यानी कि यहाँ पे भी 1/2 ही है। बस पता नहीं कि I1 का कितना हिस्सा है इसका। एक हमारे पास इक्वेशन अगर ये है तो एक हमारे पास ये भी है कि I1 + I2 कितना भी है तो उनका सम 1/2 ही, क्योंकि टोटल करंट तो हमने 1/2 ही निकाला था पूरे सर्किट का टोटल करंट, तो ये 1/2 ही है। 2 इक्वेशन तैयार हो गई, बस इसमें से किसी एक की वैल्यू से दूसरी की वैल्यू निकाल दो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ इस I2 की वैल्यू को इसमें पुट कर देता हूँ। I2 को मैं ये सब लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे मैं इस I2 की जगह पे ये लिख दूंगा पूरा, इतना तुमने मैथ्स में करा ही होगा, ठीक है। इस I2 की जगह ये सारा लिख रहा हूँ, 3I1/I1 आएगा, 3I1/2 और इक्वल टू हाफ है, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो, चाहे ये आ गया, चाहे क्या एलसीएम लेना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 हमारे पास, ये हो जाएगा 2I1 + 3I1 इक्वल टू 1/2। ये 2 उधर चला जाएगा, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 5I1, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2। ये 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 5I1 = 1 आ गया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास I1 आ गया 1, और यहाँ पे पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू, I1 की प्रॉपर वैल्यू। तो ये 5 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, 1/5 आ गई इसकी वैल्यू। पर हमें देखो, हमें I1 की वैल्यू तो निकाल दी, इसका मतलब पता है क्या, देखो इसका मतलब ध्यान से समझना हमारे पास क्या आई वैल्यू। ये हमारे पास I1 आया, यहाँ पे ऊपर की साइड जो करंट जा रहा है वो कितना है, वो है 1/5। नीचे की साइड जो करंट जा रहा है, क्योंकि हमें नीचे की साइड एक जगह पे चाहिए, इसकी वैल्यू दूसरे में पुट करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि नीचे की साइड कितना जा रहा है, ठीक है। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ इसको। ये हमारे पास 3I1 के साथ कितना था, 3 था, ठीक है। 2 उधर चला गया, समझ में आ गया। 3 को चाहे इधर भी छोड़ दें तो 3/2, ठीक है।
इसकी बात करें तो यहाँ पे I1 I2 मिला के 1/2 थे, ठीक है। I1 प्लस 3I2, I2 की प्लेस पे ये लिखा, I2 की वैल्यू निकाल दी हमने यहाँ से, 3I1 हो गया, इनका एलसीएम लिया 2 आ गया, इसको किया 2 पे गया 2I1, इसको किया सेम आ गया 3I1, ठीक है। 1/2 इक्वल टू हो गया ये 5, हाँ ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखो इस I1 को मैं इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूँ, मेरे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सोल्व करते हैं। इस I1 को मैं इसी में पुट कर देता हूँ। I1 की जगह पे यहाँ पे 1/5 लिखूंगा मैं, ये हो गया 1/5 प्लस सीधा I2 और इक्वल टू 1/2 तो है ही, ठीक है। इसको उधर भेज दो तो I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/5, इनको सोल्व कर दो, कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, 5 और 2 का 10 आ जाएगा। और इससे करेंगे ये जाएगा 5 पे, 5 1 5 प्लस इससे करेंगे इसको तो कितने में जाएगा, ये जाएगा 2 पे, तो ये हो गया हमारे पास 7/10। अब हमारे पास I2 की वैल्यू आई है, एक बार फिर से चेक कर देते हैं, क्रॉस चेक। ये ठीक है 1/5 के पास वहाँ पे चला गया, तो ये बन गया हमारे पास 7/10। लास्ट चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा हाँ, यहाँ पे माइनस आएगा, ये जब ये इसके पास जाएगा तो वहाँ पे जाके माइनस होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। हाँ बस बाकी ठीक है, ये माइनस होगा तो यहाँ पे आएगा 3/10। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास I2 आ गया, यहाँ से हमारे पास I2 की वैल्यू आई है ये। यहाँ पे हमें पता चला था कि ऊपर कितना करंट, टोटल तो देखो 1/2 डिवाइड हुआ और फिर आगे फिर से 1/2 बना, पर यहाँ पे वो डिवाइड होके ऊपर से निकला था कितना 1/5 एम्पियर इतना। यहाँ पे जो नीचे की तरफ गया दो रेजिस्टर से यहाँ पे, तो यहाँ पे गया 3/10 एम्पियर, ठीक है। बस अब हमें ये बताना है कि यहाँ से जब ही निकला और इस तरफ को आगे गया तो यहाँ पे नीचे I2 की वैल्यू पता चल गई। अब जब I2 से नीचे करंट जा रहा है यहाँ पे 3/10, यहाँ पे करंट है और वो करंट आगे जाएगा तो क्या चेंज होएगा। अब देखो, अब यहाँ से पैरेलल को छोड़ो, अब इस पे देखो, ये सीरीज में करंट सेम रहता है हमेशा। अब सीरीज में करंट सेम रहेगा तो यहाँ पे 3/10 है तो वहाँ पे भी 3/10, यानी कि यहाँ पे करंट हमने निकाल दिया 3/10। अब बस क्या निकालना है हमें, हमसे जो मेन काम पूछा था, मेन काम ये था कि जो नीचे वाला है इसमें वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज निकालनी थी यहाँ पे, तो इसका वोल्टेज निकाल दो बस। अब ये हो जाएगा वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, ये रहा वहाँ पे इक्वल टू आई इंटू आर, या फिर करंट और रेजिस्टेंस कह सकते हैं। करंट अभी अभी हमने निकाला है कि कितना था 3/10 था, और रेजिस्टेंस कितना था, रेजिस्टेंस वहाँ पे दे रखा है 3, ये हो गया हमारे पास 9/10। और वोल्टेज है तो वोल्ट आएगा, वोल्ट। बस ये हमने V निकाल दिया, यही हमसे पूछा था। ये लॉन्ग क्वेश्चन था एक तरीके से। चाहे तो मतलब जो एग्जामिनर है वो चाहे तो इसको इतना भी दे सकता है कि इसमें क्या करे, सिर्फ उतना पूछ ले कि इसका टोटल करंट ही अकेला ही, मतलब ठीक ठाक ऊपर वाला हिस्सा जो है ना, ये भी अकेला कि करंट निकाल दो थ्रू आउट द सर्किट पूरा, मतलब सारा रेजिस्टेंस निकाल दो, उसके साथ सारा रेजिस्टेंस क्या निकाल दो, करंट ना, करंट हाँ, सारा रेजिस्टेंस निकालो, वोल्ट के साथ डिवाइड करो 1/2, जो करंट निकाला था हमने टोटल, वो भी काफ़ी है, मतलब 5 नंबर के लिए। ये तो कुल मिला के तुम्हारे हिसाब से 10 नंबर का बन जाता है, पर फिर भी अगर आएगा पेपर में तो 5 का ही आएगा। पर अगर इसको सोल्व कर पाए तुम लोग तो फिर बड़ी बात है, ठीक है। तो यही था तुम्हारा टॉपिक, जिसमें हमने सारे एक तरीके के सिंपल वाले, तो देखो ये तो कॉम्प्लिकेटेड वाले भी हैं, सिंपल वाले आ गए तो तुम्हारी बहुत ही अच्छी किस्मत है, 2-2.5 नंबर में आ गए तो इनमें सिंपल फॉर्मूले लगाओ। यही याद रखना, जूल, देखो एनर्जी में आ गया तो जूल लगा देना, यूनिट, ठीक है। पावर का वोट होता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी का ओम मीटर है, रेजिस्टिविटी का भी निकालिए तो ओम मीटर लगाना, ठीक है। बाकी रेजिस्टेंस का ओम होता है, करंट का एम्पियर, चार्ज का कोलम और पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट। ये सब तुम पढ़ के जाना, ठीक है। दैट्स इट।